कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो वार्षिक परीक्षा तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो गणित की कक्षा 9 की गणित की जो चैप्टर नंबर 10 है, 10वीं जब की प्रश्नावली हीरोन का सूत्र जो कि आपके 10 नंबर की है। इसके बाद में 11वीं प्रश्नावली आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 25 नंबर की है। और आपके सांख्यिकी जो कि 12वीं प्रश्नावली है 25 नंबर की। तो इन तीनों ही प्रश्नावली बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि हमें जो ये 10वीं 11वीं और 12वीं प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दो। तो आज के इस वीडियो में हम इस तीनों ही प्रश्नावलियों के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में आपके आने वाले हैं उन सभी की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को अच्छे नंबर प्राप्त करना है आपके वार्षिक परीक्षा में इन तीनों प्रश्नावलियों में से मात्र इन 3 प्रश्नावलियों में से अपना जो 60% का जो पेपर है वो कवर होगा, यानी कि आधे से ज़्यादा पेपर आपके इन 3 प्रश्नावलियों से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी 10वीं प्रश्नावली, 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 10वीं प्रश्नावली से, जिसका नाम क्या है हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र से किसका क्या ज्ञात किया जाता है? तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता है। तो क्या होता है हम इसको समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। एक त्रिभुज हमारे पास में ए, बी और सी, ये इसके शीर्ष वर्टेक्स हैं। अब इसमें बात कर लें कि इसकी जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो भुजा हो जाएगी ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी है सी ए या एस सी। ये भुजा हो जाएगी, इसको 2-2 अक्षरों से लिखा जाता है। मान लो एक अक्षर से लिखनी है भुजा को तो फिर आपको जो सेकंड जो आपकी जो अल्फ़ाबेट है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो दूसरी ABCD काम में लेंगे तो वो जो कैपिटल ए है इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको अपन स्मॉल ए लिखेंगे। कैपिटल बी जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल बी लिखेंगे। और कैपिटल सी के सामने वाली जो भुजा है उसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल सी लिखेंगे। तो ये ए, बी और सी भुजा इस प्रकार से लिखी जाती है। तो इन तीनों का अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, इस त्रिभुज का आपको ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ करेंगे। तो तीनों भुजाओं की जोड़ क्या हो जाएगी? a + b + c। ये इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, परिमाप हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की जोड़ होती है। अब मान लो आपसे पूछे कि इसका जो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए ये जो त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है उसके परिमाप को आधा करना होता है। अर्ध का मतलब आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करते हैं? तो 2 का भाग लगा देते हैं। तो जो परिमाप है इसमें 2 का भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आपकी किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है ABC, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? तो परिमाप का आधा कर दो, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो पूरे परिमाप कितना होता है? a + b + c, इसका आधा कर दो तो इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो ये कहाँ दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या रहेगा? बी। तो इसका जो सही उत्तर आपके ऑप्शन ब वाला इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसका अर्ध परिमाप होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि किसी त्रिभुज का आधार आपके 12 सेंटीमीटर है और इसका शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो ये होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यदि हमें आधार और ऊंचाई दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे कि ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ये वाली भुजा है ना, ये जैसे ए, बी और सी, ये BC इसका आधार है। और शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है सामने वाली भुजा पर उसको शीर्ष लंब कहते हैं। और शीर्ष लंब ही इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, याद कर लेना। जो शीर्ष लंब होता है, ठीक है, जो शीर्ष से परपेंडिकुलर अपन इसमें ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे, तो उसको अपन शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शीर्ष लंब कहते हैं। और ये उस त्रिभुज की हाइट होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है वो आपकी 8 हो जाएगी और आधार इसका 12 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार की जगह पे तो 12 लिखेंगे, तो 1/2 इंटू आधार की जगह पे 12 इंटू ऊंचाई की जगह पे शीर्ष लंब कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर हम काट देंगे इसको 2 के 12 से, 12 को 6 बार और 6 को और 8 को गुणा कर लेंगे। तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48, 48 हो जाएगा। अब 48 आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जब हमें आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो ये वाला जो हम इसमें सूत्र लगाते हैं। एक और चीज़, जब आपको एक
समकोण त्रिभुज दे रखा हूँ, तो समकोण त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको आधार और ऊंचाई वाला क्षेत्रफल ही लगाना है। देखो ये वाली भुजा तो हो जाएगी इसका आधार और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो कर्ण के अलावा जो दो भुजा होती है इसको आधार और लंब होती है, उसको आधार और ऊंचाई ले लेंगे। फिर आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हीरोन का सूत्र बताना है। हीरोन का सूत्र कौन सा है, तो इसमें हीरोन का सूत्र कौन सा होता है, आपके माइनस वाला होता है और एस वाला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये हीरोन्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अंडर रूट एक बार आप और लिख ले इसको, सबसे बड़ा एक अंडर रूट लगाना है, ठीक है, अंडर रूट लगाना है और अंडर रूट के अंदर एस लाना है। फिर कोष्टक लगा के एस माइनस ए करना है, कोष्टक बंद। फिर कोष्टक लगा के एस माइनस बी करना है, कोष्टक बंद। फिर कोष्टक लगा के एस माइनस सी करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमने भी लिखा सामने, ये फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हीरोन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर आपके कुछ सत्य सत्य वाले क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, बिल्कुल होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता ही है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई भी होता है। हीरोन का सूत्र तो होता ही है। ये कब लगाते हैं हीरोन का सूत्र, तो ये जब लगाते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तीनों साइड अगर पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और किसी त्रिभुज का अगर आपको बेस और इसकी हाइट पता है, आधार और ऊंचाई पता है, तो फिर हम ये वाला सूत्र लगा लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, अंडर रूट होता है। इसका मतलब ये अधूरा सूत्र दे रखा है, ये आपके असत्य हो जाएगा। विषमबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है फिर आपके हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो केवल समांतर चतुर्भुज में नहीं, इसका तो जो उत्तर है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो केवल शब्द लगा के इसने गलत कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला भी कोटेशन आपका असत्य हो जाएगा। त्रिभुज के अलावा समांतर चतुर्भुज इनका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने में ये हीरोन का सूत्र काम में लिया जाता है। फिर आपके अगला सवाल है, इसमें आपके एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो हीरोन त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखना है। तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, हीरोन का सूत्र है ये वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये आपने आंसर लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको किताब में से देख के इसका आंसर बताना है कि हीरोन का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। बताने को मैं भी बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हीरोन का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, आपकी 10वीं प्रश्नावली में फोटो दे रखा है, वहाँ पर इनके जो गांव का और इनके जो देश का नाम है इसमें लिखा हुआ है। आप कमेंट करके बताना कि हीरोन का जन्म वो कहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो ये भी लिख सकते हैं। और देखो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया इन्होंने, तो फिर हम इसमें डायरेक्ट ये वाला भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ही फॉर्मूला होता है। किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखिए। तो किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, किसी त्रिभुज है, मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसका आपको सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना है, ए बी और सी। तो इसमें क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर बराबर तीनों साइड को सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ करेंगे और 2 का भाग देंगे। ऊपर तो ये 3 नंबर है, हम इसमें 2 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर तो परिमाप है और हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी संख्या का आधा करना है, 16 के आधे कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 8 कैसे आया, 16 में 2 का भाग देके। तो ये आपको याद रखना है। एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी, पीडीएफ को वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐप के अंदर आपको पुराने पेपर वगैरह सारी चीज़ अपने टेस्ट सीरीज़ में उपलब्ध है। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ एक बार जिन बच्चों ने नहीं देखी है एक बार ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न आपके चौथा है कि जोड़ी ए को जोड़ी बी से मिलान करना है, ठीक है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो हीरोन के सूत्र में एस क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि हीरोन के सूत्र में एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा।
फिर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर लिखो या फिर यहाँ पे भुजा का स्क्वायर लिख लो, दोनों एक ही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई या फिर आधार इंटू शीर्ष लंब। तो ये इसके साथ में इसको मिलान कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो इस प्रकार से निकाला जाता है। ये जैसे कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसमें आपके दो त्रिभुज बन जाएंगे ये वाला। तो इसमें दो त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड करके पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये तो इसका आधार हो जाएगा विकर्ण, तो और ये से शीर्ष इसके ऊपर लंब डाल देंगे। तो ये इसके शीर्ष से इसके लंब डालेंगे, तो इन दो का क्षेत्रफल करके हम जोड़ेंगे। तो इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और इसका भी क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आधा और आधा कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 1/2 नहीं आता है, केवल आधार और ऊंचाई ही आती हैं। फिर आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई शीर्ष लंब 6 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? इसमें सूत्र लगाएंगे। इसमें 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई लिख लो, आधार इंटू शीर्ष लंब लिखो या इसकी जगह पे ऊंचाई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। शीर्ष लंब तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है तो 4 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब कितना है 6 सेंटीमीटर है। हल करेंगे तो 2 के बाद से 4 को 2 बार काट देंगे तो कितने बचेगा 2 इंटू 6, 2 6 कितना होता है 12 होता है। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है? तो उसका परिमाप होता है ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसकी परिमाप होता है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो योग होती है लंबाइयों का योग, ये इसका एक परिमाप के रूप में जाना जाता है, पेरीमीटर इसको कहा जाता है। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज का आधार आपके 16 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने ये वाला सवाल करवाया आपको ऊपर, वैसे ये वाला सवाल का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज करो अभी, तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके उत्तर साथ के साथ कमेंट करते जाओ। तो यहाँ पर त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और इसका जो इसमें हाइट है इसकी वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा कमेंट करके बताना है। फिर आपका एक सवाल है, ये 8वां सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है आपको 40, 24 और 32 मीटर, इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? एस का मान इसमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 40 मीटर और बी बराबर कितना हो जाएगा 24 मीटर और सी बराबर कितना हो जाएगा 32 मीटर यानी कि 32 मीटर। अब इसमें आपको इसका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आता है 2। ए का मान 40 लिखो, बी का मान 24 लिखो, सी का मान 32 लिखो और फिर इसमें 2 का भाग लगा दो, जोड़ करो कितना आएगा? तो 4 और 2 6, फिर इसमें 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा और बटे में आएगा 2। जब 2 का भाग देंगे 96 में तो 48 इसका आंसर आता है। तो इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना हो जाएगा? एस का जो मान है वो 48 आएगा, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से अर्ध परिमाप निकाल लेना है। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, इसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये बराबर भुजा तो एक तो ए और बी हो जाएगी, दोनों बराबर है और इसमें पहले सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ के 12 और 12 24 को 30 में से घटाएंगे तो सी का मान हमारा आ जाएगा। फिर सी के मान निकालने के बाद में इसको हम क्या करेंगे हीरोन के फॉर्मूले लिख के एस का मान ज्ञात करके फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये बड़े जो क्वेश्चन है उनको मैं अलग से एक वीडियो में कवर कर लूँगा। इस वीडियो में मैं आपके 10वीं प्रश्नावली 11वीं और 12वीं प्रश्नावली के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके उनको कवर कर रहा हूँ। तो आप बड़े क्वेश्चन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। 11वां सवाल आपकी ये 3 भुजाएं दे रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वही हीरोन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है
परिमाप दे रखा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही सेम सवाल इस प्रकार से आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये वाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजाएं दे रखी है 8 और 11 और इसका परिमाप आपको 32 दे रखा है। तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और बाकी फिर अपन अगली प्रश्नावली में बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 11वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपके ये 11वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये टोटल 25 नंबर की प्रश्नावली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके बनने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको ऐप के ऊपर कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ में। तो जिन भी बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना और कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पुराने पेपर वगैरह सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। ये पीडीएफ आपकी इस पीडीएफ के अलावा भी बाकी विषय की, आपकी सामाजिक की, आपके विज्ञान की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये पहला प्रश्न आपका ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ये देखो अर्धगोला है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कोई आधा कटा हुआ जैसे नारियल हो या कटोरी हो, इसका आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको ये इसका ढक्कन भी शामिल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपके ढक्कन का भी इसमें मान शामिल है। तो ये सारा इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। तो ये संपूर्ण पृष्ठ में आएगा आपके 3πr²। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 3πr² हो जाएगा। और ये अगर आपका संपूर्ण पृष्ठ की जगह पे या अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 2πr²। याद रखना इसको 2πr² होता है। जबकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, याद कर लेना। और ये πr² जो है वो आपके क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। एक सर्कल का जो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो πr² होता है। कमेंट करके बताना कि पाई का जो मान है वो कितना होता है और पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है कि निम्नलिखित में से आपको ठोस आकृति की नहीं है कौन सी वो ज्ञात करनी है। तो इसमें गोला ये 3D आकृति ठोस आकृति है, अर्धगोला भी ठोस आकृति है, शंकु भी ठोस आकृति है। तो बचा हुआ जो हमारा ये अपना वर्ग जो है वो आपकी ठोस आकृति नहीं है, ये द्विविमीय आकृति है। तो ये समतलीय आकृति है, याद कर लेना। इसकी लंबाई और चौड़ाई ही होती है और ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होती हैं। गोले को ले लो, शंकु को ले लो, बेलन को ले लो, घन को, घनाभ को, ये सभी जो मैंने आपके नाम बताएं वो आपके ठोस आकृतियों के एग्जाम्पल हैं। जबकि वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये समतल आकृतियाँ कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंकु के आयतन का आपको फॉर्मूला बताना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये एक शंकु है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगा, शंकु है, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक r, इसकी सीधी ऊंचाई है जो कि हमारी h है और ये इसकी तिर्यक लंबाई l हो जाएगी। तो इसमें आपको इसका जो आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है देखो 1/3 πr²h, ये होता है शंकु का आयतन। याद होगा आपको, मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर स वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो हमारा πr²h है ये किसका आयतन होता है, ये बेलन का आयतन होता है। किसका आयतन होता है, ये बेलन का आयतन होता है। तो बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दे या बेलन के आयतन को 1/3 से गुणा कर दे, दोनों चीज़ सेम है। मैं जो बोल रहा हूँ 3 से भाग दे दो या फिर इसको 1/3 से गुणा कर दो, दोनों सेम ही है। तो ये किसका आयतन हो जाएगा, ये आपके शंकु का आयतन हो जाएगा। तो याद कर लेना, ठीक है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है। या शंकु का बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस 3 को इधर ले आओ तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 × शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। तो याद रखना, इसमें गुणा का पूछा जाएगा कितना गुना होता है, तो उल्टा सीधा दोनों याद करना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है, जबकि बेलन जो है बेलन का आयतन वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपका आयतन वाला फॉर्मूला हो जाएगा।
ये आपके जो काम आएगा बहुत ही आगे, जो प्रश्नावली वगैरह हम सोल्व करेंगे। और इसका डिटेल से वीडियो मैंने और भी बना रखा है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न आपके ये है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो हमने ऊपर चर्चा कर ली, गोले का जो संपूर्ण, देखो इसमें केवल पृष्ठीय नाम दे रखा है, इसका मतलब इसको हम क्या समझेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय, टोटल सरफेस एरिया 4πr² ही समझेंगे। और इसका अगर आपको आयतन पूछे, शंकु का, ये गोले का आयतन, तो आयतन में हम क्या लिखेंगे, आयतन वॉल्यूम V बराबर 4/3 πr³ लिखेंगे, ये इसका आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो अर्धगोले का आयतन, जो पूरे गोले का आयतन है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये जो 2 है ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके, ये 2/3 πr³ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 πr³ हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद करना है, समझ लेना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पहले हम शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आइए देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है πrl। अब ये जो शंकु है, इसमें इसका जो ये टोपी है, मान लो शंकु की जैसी, तो इसमें आपको ये इसका ढक्कन है वो शामिल नहीं है वक्र पृष्ठीय में, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय में इसका ढक्कन भी शामिल हो जाता है। तो ढक्कन कैसा होता है, इसका वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठीय में इसके ढक्कन को जोड़ देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये तो है इसका πrl, ये तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें इसका ढक्कन भी जोड़ देंगे πr², तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आएगा, इसमें से कॉमन निकाल लो, एक तो पाई और r दोनों में है, तो πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा एक r, क्योंकि एक r अंदर बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ बचेगा आपका l + r। तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये वाला, ये शंकु का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, πr कोष्ठक l + r, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। फिर हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो हमने ऊपर बात चर्चा करी, वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, πr कोष्ठक l + r हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक की ऊंचाई 12 और 13 है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये तो हो जाएगी सीधा h, ये हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई l। हमें इसमें r का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये मान लो एक शंकु है, ठीक है, ये क्या है, एक शंकु है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ये r बराबर हमें निकालना है। उसकी सीधी ऊंचाई, ये जो h है, वो जो h है वो h बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जो इसका l है वो l बराबर कितना है, 13 है, तो l बराबर 13 इसका आ जाएगा। आपको r ज्ञात करना है, तो यहाँ पर r l और h में एक रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, l² बराबर होता है r² + h²। मान लिखेंगे, इसमें l का मान 13 है, तो यहाँ आएगा आपके 13 का स्क्वायर बराबर r का मान हमें ज्ञात करना है, और h का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर r का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 169 - 144 बराबर r का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा लो तो 25 बचेंगे, जो कि हमारा r का स्क्वायर है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, √25, जो कि कितना हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो त्रिज्या है r बराबर वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ज्ञात करना है। इसी सवाल में आपको इसके आधार का व्यास पूछे तो आपको त्रिज्या को 2 से गुणा कर देना है। क्या करना है, इसकी त्रिज्या को 2 से गुणा कर देना, तो 2 × त्रिज्या 5, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। तो ये सवाल आपको ऐसे आपको हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से कुछ आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसका अगला जो सवाल है वो तीसरा सवाल इसमें सोल्व करके देखते हैं। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें r बराबर कितना दे रखा है, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आपको उसमें लगाना है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन कि क्या होता है, गोले का आयतन तो फॉर्मूला होता है इसका गोले का आयतन का 4/3 πr³, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मान लिखेंगे इसमें, देखो जब r का मान ऐसा हो जो 22/7 के जो बटे में 7 इससे नहीं कटता हो, तो फिर आप पाई का मान 3.14 ले लेना, कटने में ये आसान रहेगा आपके लिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, मान लिख लेते इसमें
सबसे पहले 4/3 ही लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 या 3.14 लिख लो, और इंटू आर का मान कितना है 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में आएगा आपके 100। 1 से 1 3 कट जाएगा, इन सबको गुणा करके, ठीक है, आपस में, और हम इसमें दो जीरो छोड़ के इसका पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, इनको गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 और 1 5, और 4 तिया 12, तो 1256 इंटू 3 तिया 9, और बटे में आएगा आपके 100। दोनों को गुणा कर लेंगे। 9 6 6 9 में 54 की 4 हासिल के 5, और 9 5 45, और 5 50 के 0 हासिल के 5, 9 दूनी 18, और 5 23 हासिल के 2, 9 और 2 11, और बटे में कितना आएगा आपके 100। 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के ऊपर से इकाई की ओर से पॉइंट लगा लेंगे, तो उत्तर आएगा आपके 113.04। और ये आयतन है तो हमें लिखना पड़ेगा इसमें सेंटीमीटर की घात 3। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन में आपको जोड़ी को मिलान करना, सारे फॉर्मूले हैं आपके अच्छे से वापस रिवाइज हो जाएगा। तो आइए इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा ई पे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहा है, तो ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। जब तक वक्र नाम नहीं दे यहाँ पे तो आपको संपूर्ण ही समझना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपके पाई आर एल प्लस, इस सवाल में इन्होंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके पाई आर एल प्लस आर वाला, तो आपके ऑप्शन ए इससे मिलान हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें पृष्ठीय ये वक्र पृष्ठीय है, इसमें मिस्टेक हुई है, तो इसमें आपको वक्र पृष्ठीय मिलान करें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पाई आर एल हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और गोले का आयतन तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से आपके सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए। आपको कमेंट करके बताना है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फॉर्मूला इसका जो कमेंट करके आपको बताना है। तो आइए इसके जो कुछ सवाल और हैं वो इनको देख लेते हैं। आयत, वृत्त इत्यादि समतल आकृति के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, इनकी लंबाई चौड़ाई ही होती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? समतल आकृति का उदाहरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके आयत है, वर्त हैं, वर्ग हैं, ये सारे के सारे आपके समतलीय आकृतियों के उदाहरण हैं। ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका ये कि गोला शंकु ठोस आकृतियों का उदाहरण नहीं है, तो गलत बात हो गई। ये तो गोला और शंकु तो ठोस आकृतियों के उदाहरण हैं, ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये आपकी गलत बात हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 होता है। देख लेते हैं अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ये होता है आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय की बात करें है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, और ये संपूर्ण पृष्ठीय, तो ये तो होता आपके 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इनमें पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो अनुपात क्या बचेगा? 2:3 ही बचेगा। इसका मतलब ये वाले कथन बिल्कुल सत्य हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो CS है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इनका जो अनुपात होता है वो 2/3 होता है, यानी कि 2:3 होता है। याद कर लेना इसको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि आपके इसमें 21 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले ही आपको जो व्यास दे रखा है इससे इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो व्यास 21 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगा आपका 21/2। ये इसका जो रेडियस हो जाएगा R, ठीक है, R बराबर 21/2 है। अब इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसमें? ये होता है आपके 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रहेगा आपका 3 इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21/2 और 21/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ से 7 से 21 को 3 बार काट देना है, तो ये 3 बार कट जाएगा। 2 के बार से 2 एक बार, और 22 कट जाएगा 11 बार। जो बचा हुआ है इनको गुणा करके फिर 2 का भाग लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 11 तिया 33 इंटू 21 तिया
63 और फिर बटे में 2 का भाग लगा देंगे। दोनों को गुणा करके 2 का भाग लगा देना, अपना आंसर आ जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस शंकु का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, जिसकी ऊंचाई आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार का व्यास दे रखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 बराबर 12, तो इसकी हो जाएगी त्रिज्या। और इसकी एल का जो मान है वो कितना आपके 21 है, तो एल बराबर आपके 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें इसका याद करना है इस शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मान लिखना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान है आपने 12, कोष्ठक एल का मान 21 प्लस आर का मान कितना है 12 है। इन दोनों को जोड़ के फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 12 इंटू ये 2 और 1 3, 2 और 1 3 33 हो जाएगा। इन सबको गुणा करके, ये संख्या कट नहीं रही है तो इन तीन सबको गुणा करके फिर हम 7 का भाग लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा इसमें। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आपको जो आर बराबर कितना दे रखा है, आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें आपको ज्ञात करना है अर्धगोले का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3πr², और इसमें 3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, 10 हटाएंगे तो बटे में आएगा 2 0, यानी कि 100 हो जाएगा। इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 3 इंटू 314, दोनों को गुणा करेंगे, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है आपको 154, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr² होता है, और बराबर में आएगा 154। तो आर का मान ज्ञात करना है, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू आर का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 154। आर को अकेला करेंगे, आर स्क्वायर को, और बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे, तो ये आएगा आपके 154 इंटू 7, ये गुणा के भाग में चले जाएंगे और भाग वाले गुणा में चले जाएंगे, तो 7 भाग में तो ऊपर गुणा में चले जाएंगे, ये इधर गुणा में तो ये नीचे भाग में आ जाएंगे 154 के, तो 4 इंटू 22 हो जाएगा। फिर हम इनको काट देंगे, 22 से कम 22 और 154 7 बार कटेगा, तो क्या बचेगा हमारा, इधर साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ, आर स्क्वायर बराबर बचेगा आपके 7 इंटू 7 और बटे में बचेगा 4। तो हम क्या करेंगे, इस या तो 7 को गुणा कर ले 49 हो जाएगा 7 से, या फिर 4 के भी टुकड़े कर ले 2 इंटू 2 में, दोनों तरीके, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर आपके आएगा √49/4, या तो ये कर लो या फिर इसको यूँ कर लो, 7 इंटू 7 और बटे में 2 इंटू 2, अंडर रूट करेंगे तो आपके 1 7 और 1 2 इसमें बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये इसका आंसर 7/2 आ जाएगा। या फिर आप सीधा ही जो इसमें 2 के जोड़े बना के एक बार बाहर निकाल लो, तो 7/2 लिखो या इसको 3.5 लिखो, दोनों एक ही है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि इसमें ये क्वेश्चन है कि 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपके आर बराबर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी व्यास/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो सवाल मैंने आपको पहले कितनी बार करवा रखा है, आपको करना है सवाल, कमेंट करके बताना। देखिए इसका आंसर कितना आएगा कि आर बराबर आपके 7 सेंटीमीटर आ गया है, इसका आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके निकालना है। फिर आपके अगला सवाल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है,
और इसका आधार की त्रिज्या और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे इसमें आपको? शंकु का आयतन लिखेंगे। तो शंकु का आयतन है कितना फिर? तो कितना दे रखा हमें? 1570 दे रखा है। और इसमें शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले तो इसके आधार की त्रिज्या ये r ज्ञात करेंगे, ठीक है, और फिर इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में क्या आएगा आपका? 1570। तो जिन जिन के मान है वो मान लिख लेंगे। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान कितना है? 15 है और बराबर में 1570 है, बराबर में 1570। तो r का मान ज्ञात करने के लिए हम इनको यहाँ से हटा देंगे। 3 के पार से 15 को 5 बार काट देंगे, बाकी 22/7 को और 5 को यहाँ से हटा देंगे। तो r स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 1570 और बटे में कितना आएगा आपके? ये 22, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपके ये 7 और ये जो 5 ये नीचे भाग में चले जाएंगे। अब जो कटते होंगे इनको काट के फिर इसको हल करेंगे। तो 5 के पार से 1570 कट जाएगा, 15 कटेंगे 3 बार और 5 कटेंगे इसमें 1 बार और फिर आपके बचेगा ये 2, 20 कटेंगे ये आपके 14 बार, तो 314 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें r स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? तो r स्क्वायर बराबर हमारा मान बचेगा, ये हो जाएगा आपके 314 इंटू 7 और बटे में आएगा आपके केवल 22, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। तो 22 के बार से ये कट जाएगा आपके 22 एक बार, या 2 के बार से काट देते। 2 के बार से ये कटेगा 11 बार और ये 2 के बार से कटेगा 1 बार, 5 बार और 7 बार, ठीक है। ये हमारा इसमें कट जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है 13वां क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या आपके r बराबर 3.5 सेमी है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले आयतन को ज्ञात करना है। तो r बराबर आपको 3.5 लेना है और इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धगोले का आपको आयतन ज्ञात कर लेना है। 2/3 पाई r क्यूब लगा के इसका फॉर्मूले को हल करना है। नेक्स्ट फिर आपके शंकु की ऊंचाई ये h हो जाएगी, ये हमारी l हो जाएगी। 21 और 28 है तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? l और h तो हैं, r ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसकी मदद से पहले r का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम इसमें इसका आयतन भी ज्ञात करेंगे। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन से भिन्न है? तो ये मैंने आपको पहले ही करवाया था। इसमें आपको क्या करना है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि जो चंद्रमा है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसका पृथ्वी का व्यास मान लेना है। पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास आ जाएगा। फिर दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे और इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो पृथ्वी का व्यास कितना मानेंगे? तो माना कि पृथ्वी का जो व्यास है वो आपको 2r मान लेना है, क्योंकि व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है। तो इसमें पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा? पृथ्वी का व्यास ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। आपको 2r ही लेना है क्योंकि व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है। तो फिर चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा का जो व्यास है वो 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास कितना है? 2r है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2 के पार से 4 2 बार कट जाएगा। तो जो चंद्रमा है इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना इसको अच्छे से कि चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी जो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पृथ्वी का व्यास अगर आपके 2r है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 2r/2 हो जाएगा, बराबर r आ जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा का ये व्यास है, चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का व्यास है r/2। तो चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपके पास में हो जाएगी r/2 तो पहले से है और इसमें 2 का भाग और दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? r/2 दूनी 4 हो जाएगी, दोनों गुणा हो जाते हैं आपस में। तो ये तो हो जाएगी आपकी चंद्रमा की त्रिज्या और ये हो जाएगी आपके पृथ्वी की त्रिज्या। फिर आपको चंद्रमा का और पृथ्वी का आयतन ज्ञात करना है। दोनों के आयतन का सूत्र लिखेंगे और फिर इनको अनुपात में लिख के 1/16 इसका उत्तर आता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पे चंद्रमा का आयतन। क्या लिखेंगे ऊपर? चंद्रमा का आयतन
ये लिखेंगे चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन से भिन्न है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पृथ्वी का आयतन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी का आयतन लिखेंगे। इससे क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला लगा लो फिर। चंद्रमा का आयतन वही 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर, वही सेम टू सेम आपके पाई आर क्यूब ही रहेगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 से 4/3 कट जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा आपका आर क्यूब। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लो इसमें चाहे, ठीक है। ये तो कैपिटल आर हो जाएगी और ये वाला आपका स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, ये आपके आर क्यूब और बटे में कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। तो स्मॉल आर का जो मान है वो कितना है, तो स्मॉल आर का जो मान है वो हम इसमें लेंगे, ये वाला जो त्रिज्या है चंद्रमा की त्रिज्या, वो स्मॉल आर ले लेंगे, ठीक है। ये आपके आर बराबर ये हो जाएगा और ये कैपिटल आर बराबर आर हो जाएगा। तो मान लिख लेते हैं इसमें, स्मॉल आर का मान कितना आया, तो यह है आपके r/4। कितना है, r/4 है। तो ये आर क्यूब और आर क्यूब का मान इसमें लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके जो त्रिज्या है वो तो हो जाएगी आर। तो ये कितना आएगा आपके r/4 का क्यूब, और बटे में कितना आएगा आपके आर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। अब हम क्या करना है, इसमें आपको मान पूरा लिखना है। तो ये तो हो जाएगा आपका आर का क्यूब, ये तो हो जाएगा आपका आर का क्यूब, और बटे में आएगा 4 का क्यूब 64, और इसके बटे में आर का क्यूब। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, तो इनको हम यहाँ पे भाग का गुणा में चेंज करेंगे। तो आर क्यूब बटे 64 इंटू 1/r क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा और अनुपात आएगा इसका 1/64। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1/64 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपके 12वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपकी सांख्यिकी, तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसमें आपके एक वर्ग दे रखा है, ये 90 से 120, 90 से 120 25 नंबर की प्रश्नावली है। ये भी अच्छे से इसको समझ लेना। ये जो 90 हैं इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। और ये जो आपका 120 है इसको कहा जाता है ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, अपर लिमिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसको तो लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। फिर इसका वर्ग चिन्ह याद करना है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्लास मार्क। क्या होता है इसका, क्लास मार्क होता है या मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, एक ही नाम है। तो ये याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है उसको अच्छे से याद कर लेना, आपको हर जगह काम आएगा ये। तो वर्ग चिन्ह होता है आपका निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और बटे में कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। तो निम्न सीमा है कितनी है, 90 है, तो 90 हो जाएगा। ऊपरी सीमा कितनी है, 120 है, तो 120 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा आपके 2 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके 210 हो जाएगा। तो 210 और बटे में आएगा आपके 2, यानी कि दोनों का इसमें भाग देंगे तो 105 आ जाएगा। कितना आएगा ये, 105 आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, मध्यमान वर्ग चिन्ह कितना आएगा, 105 आएगा। इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। ये जो 90 लिखा हुआ है इसमें, इसको निम्न सीमा कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 90 इसकी निम्न सीमा हो जाएगी। और 115 जो है वो आपका कोई इसमें उत्तर नहीं है। ये जो आपका 120 है वो क्या हो जाएगा, इसका ऊपरी सीमा या उच्च सीमा हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा कहेंगे। फिर आता है परास, परिसर ज्ञात करना, रेंज फाइंड करना। तो जो भी डाटा दे रखे हैं इनका आपको रेंज निकालनी है, परिसर निकालनी है, परास निकालनी है। तो सबसे अधिकतम मान कौन सा वो चेक करो। अधिकतम माइनस न्यूनतम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखो इसमें कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 25, 30, 32 सबसे हाईएस्ट है इसमें। देखो इसमें सबसे हाईएस्ट कितनी है, 32 है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। उच्चतम मान कितना है, 32 है। निम्नतम सबसे कम से कम मान कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, या 6 के अलावा और कोई छोटा है, तो 6 से और कोई छोटा इसमें है नहीं, तो इसमें 6 इसमें से घटा लेंगे। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 2, तो 26 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एक बारंबारता बंटन का एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, इसकी चौड़ाई 6 है, तो इसकी निम्न सीमा ज्ञात करनी है।
तो पहले चौड़ाई के संबंध में हम देख लेते हैं कि चौड़ाई क्या होती है, इसी को देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, ये एक वर्ग है हमारा। ठीक है, इसमें आपके वर्ग हो जाएगा 90 से, क्या है वर्ग आपका 90 से 120 है। पहले इसकी चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो ज्ञात करने के लिए इसकी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे। तो 120 में से 90 को घटाएंगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी, तो इसका आधार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके 0, 12 में से 9 गए तो 3, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है 30 है। अब आपको क्या करना है, ये तो इसकी चौड़ाई है और इसका जो मध्य बिंदु है वो कितना है 105 है। तो इसकी आपको लोअर लिमिट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लोअर लिमिट ज्ञात करनी है, यानी कि निम्न सीमा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य बिंदु आ रहा है, अब देखो आपको 30 से और 105 से क्या लाना है 90 लेके आना है, लोअर लिमिट 90 ही है। तो आपको क्या करना है, जब निम्न सीमा ज्ञात करनी हो तो आपको इसकी जो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क के मध्य बिंदु है इसमें से इसकी चौड़ाई का आधा करके इसमें से घटा लो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे अभी आपको ये समझ में कम आया होगा, एक बार और देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 30 है। ठीक है, तो चौड़ाई 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो चौड़ाई का आधा करते हैं, चौड़ाई का आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30/2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस 15 को 105 में से घटा लो जो कि इसकी मध्य बिंदु है। तो अपने भी क्या करना है, मध्य बिंदु में से चौड़ाई को आधा करके घटा लो तो निम्न सीमा आ जाएगी। ऊपरी सीमा चाहिए तो आधा करके जोड़ दो। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसकी जो मध्य बिंदु होता है, एक मिनट हम यहाँ पे और समझ लेते हैं, 90, 120 और इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है 105 है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है अपने 30 है। चौड़ाई कितनी 30 है। अगर इधर आना है तो इस चौड़ाई का आधा करके घटा लो और इधर जाना है तो चौड़ाई का आधा करके जोड़ लो। तो चौड़ाई का आधा 30 का आधा 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और 15 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। ऐसा आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के आंसर निकालना है। तो 15 इसमें से घटाएंगे 105 में से तो 90 बचेगा जो कि इसकी निम्न सीमा है। और 105 में अगर आप 15 जोड़ेंगे, 105 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा जो कि इसकी ऊपरी सीमा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु को और चौड़ाई को देखेंगे। चौड़ाई का आधा करो पहले, चौड़ाई का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई का आधा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस चौड़ाई को अगर आपको निम्न बिंदु ज्ञात करना है, निम्न सीमा ज्ञात करनी है तो आपको मध्य बिंदु में से इस चौड़ाई को घटा लेना है जो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपके निम्न सीमा की जगह पे उच्च सीमा पूछता, क्या पूछता उच्च सीमा पूछता, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इस 3 को इस 10 में जोड़ देते हैं तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी हो जाती 13 हो जाती। तो इसका जो वर्ग पूछ ले कि इसका वर्ग क्या बनेगा फिर, तो ये 7 से 13 है, 7 से 13 है। देखो फिर चेक भी कर सकते हैं, जिसकी निम्न सीमा 7 है, ऊपरी सीमा आपकी कितनी है 13 है। आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 20/2 कितना आएगा 10 आएगा। देखो 10 इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है। इसका अंतराल कितना है, तो देखो 13 में से 7 को घटा लो, इसकी चौड़ाई आ जाएगी, कितनी आएगी 6 आएगी। तो बस आपको इस प्रकार से आंसर निकाल लेना है। अगला उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो सवाल आपके, इसका उत्तर आपके 7 रहेगा। ठीक है, चौड़ाई को आधा करके मध्य बिंदु में से घटा लेंगे तो निम्न सीमा आ जाएगी, और चौड़ाई का आधा करके, चौड़ाई का मतलब ये जो वर्ग अंतराल होता है उसका आधा करना है। ठीक है, तो इसको आधा करके जोड़ेंगे तो ऊपरी सीमा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों, संकलन, विश्लेषण, निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है उसको स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कहा जाता है। तो याद कर लेना, इसको सांख्यिकी कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों और अंकों का संख्यात्मक अन्य रूप में हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आंकड़े कहा जाता है। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों और अंकों को क्या कहते हैं, आंकड़े कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जब किसी स्रोत से जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित की हुई से प्राप्त आंकड़े, उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। कोई आंकड़े पहले से आपके एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े तो फर्स्ट बार ही एकत्रित किए जाते हैं, पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़े को वापस दूसरी बार काम लेते हैं, उसको द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है।
प्रथम 5 विषम संख्याओं का आपको मध्य ज्ञात करना, ये आपका इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, फिर भी इसका उत्तर आपको निकालना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या देखनी है। तो 1, 3, 5, 7 और 9, इन तीनों की जोड़ करके 5 का भाग लगा देना है। तो कितना आ जाएगा, जोड़ करेंगे तो 25/5, उत्तर आपके 5 ही आएगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के 5 सतत वर्गों में प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। चौड़ाई 5 है, सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, तो उसके बड़े वर्ग की जो ऊपरी सीमा वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें आपके बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, ये कह रहा है कि आपके इसमें किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्ग है। ठीक है, 5 है, प्रत्येक की चौड़ाई कितनी है, आपके 5-5 दे रखी। तो ये हो सकता है कि 0 से 5 हो, ठीक है, फिर 5 से 10 हो, 10 से 15 हो, 15 से 20 हो और 20 से 25 हो। ये इसका वर्ग हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई 5-5 है। और ये कह रहे हैं कि सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, वो 10 है। इसका मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है। कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, 10 से शुरुआत हो रही है। मतलब आप 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत 10 से करेंगे। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, तो ये आप और लिखेंगे, इसमें चौथा वर्ग हो जाएगा 25 से 30 हो जाएगा और लास्ट 30 से 35 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है। ये सबसे छोटा वर्ग है और ये सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, इनकी चौड़ाई 5 है। आपको सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी, तो ऊपरी सीमा कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो 35 इसका आंसर रहेगा। तो सी वाला इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बारंबारता बंटन में आपको वर्ग चिन्ह 20 के संगत वर्ग कौन सा है, यानी कि इसका जो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाने पे 20 आ रहा है, वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें से इससे 20 नहीं आएगा, इससे भी 20 नहीं आएगा, इससे भी 20 नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 19.5 और 20.5। तो इसका जो संगत वर्ग है वो 19.5 और 20.5 का जोड़ के आधा करेंगे, तो इसका जो उत्तर है वो 20 ही आएगा। इसका मतलब ये वाला उत्तर इसमें आपके सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 सम्मिलित हैं, तो इसको जो यहाँ 10 से लगा के 20 तक शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 से 20 में इसको शामिल करेंगे। दोनों में शामिल इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इसको शामिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 21 से 30 जाएगा, 21 से 30। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक ही कक्षा के 2 अलग अलग सेक्शनों का प्रदर्शन करने के लिए तुलनात्मक रूप से आलेख होता है। तो यह आपका जो आयत चित्र होता है, क्या होता है, ये आयत चित्र होता है। नेक्स्ट है फिर आपकी किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत। देखो, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बट्टे में करेंगे 2, तो इसको क्या कहेंगे, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, या मिड पॉइंट कहते हैं, या मध्यमान इसको कहा जाता है। किसी निश्चित उद्देश्य एकत्रित किए गए तथ्य और अंकों को क्या कहते हैं, उनको आंकड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको डाटास कहते हैं। वर्ग की आपको 80 जो है वो वर्ग की कौन सी सीमा है, तो ये 80 जो है 80 वर्ग की निम्न वर्ग सीमा है। तो याद कर लेना, 80 निम्न वर्ग सीमा है, जबकि 90 जो आपके ऊपरी वर्ग सीमा है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दंड आलेख के बारे में है कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण है। तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर होता है उसको परिसर कहते हैं। सही बात है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाएंगे तो इसका परिसर ही आता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्ग अंतराल में 50 व 60 वर्ग की उच्च सीमा 50 है, तो 50 वर्ग की उच्च सीमा नहीं है, ये तो इसकी निम्न सीमा थी, आपके असत्य रहेगा। 10 से 20 में बस 20 जो है वो वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, तो ये बिल्कुल आपके सत्य रहेगा। और दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको क्षैतिज भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी जो उसमें बनाया जा सकता है, तो ऐसा तो कोई फिक्स ज़रूरी नहीं है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो नेक्स्ट फिर आपके आयत चित्र की परिभाषा देनी है और बारंबारता बहुभुज के प्रयोग कब किया जाता है, आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो तुलना करने के लिए हम इसमें बारंबारता बहुभुज का प्रयोग करते हैं। इसका आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, 50 60 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। वर्ग अंतरालों का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बारंबारता बहुभुज कहा जाता है।
फिर आपके ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी माध्य, माध्यक और बहुलक थोड़ा सा इसमें देख लेना। सबसे अधिक बार आप आने वाला प्रश्न जो होता है उसको बहुलक कहते हैं। औसत मान जो होता है उसको माध्य कहा जाता है, औसत मान को माध्य कहते हैं। और माध्य, माध्यक और बहुलक ये जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। और फिर इसका जो माध्य ज्ञात करना है तो वो आपका 6 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगाएंगे तो माध्य आ जाएगा। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तो 60 हो जाएगी, तो 60 इसकी उच्च सीमा है। निम्न सीमा 50 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बचा हुआ आपका ये है कि वितरण आरोही और अवरोही क्रम में मध्य बिंदु जो होता है उसको माध्य कहा जाता है। और जो बचा हुआ है इसका माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इनके जो बड़े क्वेश्चन है उनको मैं एक अलग से वीडियो में समझा चुका हूँ। आपके और भी इसके संबंधित वीडियो आने वाले हैं, उनको आप ज़रूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक तो ये सवाल बनता है, एक वो राजनीतिक पार्टी वाला जो सवाल है वो ये वाला। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। और इसका मैंने डिटेल से कई बार वीडियो में समझाया भी है। इस सवाल को आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, आपके अच्छे नंबर देगा ये क्वेश्चन। इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार रखना है। ठीक है, और बाकी फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं अलग से और वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी PDF जो है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ में। तो जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और टेस्ट सीरीज़ में जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 की पुरस्कार राशि। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। तो टॉप 3 में आने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, खूब सारा टेस्ट है, उन टेस्ट को ज़रूर देवें। आपका एक टेस्ट इसमें आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। और खूब सारे क्वेश्चन आंसर आपको और करवाए जाएंगे। आपकी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।